दोस्तों नमस्कार। अगर देश की रईसी प्रधानमंत्री की रईसी में बसती है, अगर देश की रईसी इस देश के गवर्नेंस के तौर तरीकों में बसती है, अगर इस देश की रईसी शेयर बाजार महीने भर के भीतर 20 से 25 लाख करोड़ का गोता लगा ले, बावजूद इसके रईसी शेयर बाजार वालों की बरकरार रहे, और रईसी अगर इस बात पर बसती है कि इस देश में रईसों के छोड़ने की तादाद बढ़ती चली जा रही हो और सरकार उफ तक ना कहे, और उसके बावजूद सरकारी खजाना खाली हो रहा हो, एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा हो, डॉलर महंगा होते चला जा रहा हो, मुश्किल हालात हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, लेकिन सरकार अगर अपनी रईसी में पूरे तरीके से डूबी हुई है, तो फिर यकीन जानिए फ्रांस की रानी की तरह इस देश का राजा भी मौका आने पर यह कहने से चूकेगा नहीं कि अगर ब्रेड नहीं मिलता है तो केक खा लीजिए। क्योंकि झटके में अगर सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए बढ़ गई, महीने भर के भीतर दूध 5 रुपए लीटर बढ़ जाए, फिर भी कोई उफ तक ना कहे, तो रईसी से इस देश के ताल्लुकात या इस देश के उस रईस कारपेट के पीछे का सच आज उघाड़ कर आपको देखना चाहिए और उन तमाम तथ्यों के साथ परिस्थितियों को पकड़ना चाहिए। वो कौन सा दिन होगा जब कहा जाएगा ब्रेड नहीं तो केक खा लीजिए। क्योंकि सच यह है कि इस देश के जो पब्लिक सेक्टर, उसमें 25% रोजगार की कमी, यानी जो रोजगार कर रहे थे बीते 9 बरस में कम हो गए। सिर्फ 2022 में लगभग 8.8% की कमी आ गई। नौकरी जिन्हें मिलनी चाहिए थी उसमें भी कमी आ गई। जो असंगठित क्षेत्र है यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी की आस ही छोड़ डाली, क्योंकि इस देश में अब नौकरी मिलती नहीं है, वह भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। संगठित क्षेत्र के भीतर हर बरस 1 लाख लोगों को नौकरी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। आम लोगों की गरीबी 27% तक बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तब तादाद इस देश में गरीबों की 26 करोड़ 80 लाख थी, आज वो बढ़कर 41 करोड़ पार कर गई। लेकिन इस दौर में मनरेगा के भीतर भी 100 दिनों का काम दे पाने की उम्मीद हम जो पैदा कर रहे थे, वो घटते घटते जो 50 दिन औसत दे पाते थे 2014 में, वो अब 27 और 26 दिनों पर आकर टिक चुका है। इसके अलावे किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, इस नारे को भी इस देश ने इसी दौर में देखा। और कल ही जानकारी आई कि नासिक के लासन गांव में जहां प्याज खूब होता है, वहां पर 1 किलो प्याज के उत्पादन का खर्चा 8 से 10 रुपए आता है, और प्याज बेचने बाजार जाइए तो कीमत मिल रही है 2 रुपए। पूरा बाजार बंद कर दिया गया। इस दौर में जो महंगाई बढ़ी और जो कमाई हुई, उससे इस देश के 60% लोग प्रभावित हो गए। सवाल इसके आगे का है कि इस देश के भीतर में शहरों में काम करने वाले लोगों की तादाद जितनी बड़ी स्थिति में है, जिनके पास डिग्रियां हैं उनकी तादाद भी लगभग 5.5 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं हैं और 3 करोड़ 80 लाख पुरुष हैं। हर दिन काम खोजने के लिए इसमें भी 2.5 करोड़ लोग हर दिन निकलते हैं, काम किसी को नहीं मिलता है। सरकार कहती है 93% नहीं 90% असंगठित क्षेत्र में है। सरकार के आंकड़े और इस देश के भीतर का सच अनूठा इस मामले में है कि दरअसल 14 करोड़ लोग जो कोविड दौर में निकल के आए थे, उनके भीतर से आज की तारीख में राज्य दर राज्य तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा वो प्रवासी मजदूर घरों पर बैठे हैं। ना दिहाड़ी मिलती है, ना किसानी है, और ना ही जिंदगी जीने का कोई रास्ता है। लेकिन उफ इसलिए मत कीजिए क्योंकि देश रईसी में जीता है। आज इन तथ्यों को समझने से पहले जरा 2-3 लकीर और खींच लीजिए कि इस देश की इकोनॉमी का जो खाका इस तिमाही का आया है, उसका पहला संदेश क्या है। 4.4 की विकास दर अक्टूबर से दिसंबर तक रहेगी, सरकार ने यह बतला दिया।
सरकार ने कुछ और आंकड़े जानकारी दिए कि दरअसल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है उसमें हम फिसड्डी हैं दुनिया के सामने। फिसड्डी इस मामले में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -1.1% है और इंडस्ट्री 2.43 यानी एग्रीकल्चर यानी खेती के विकास दर से भी नीचे है। और जो खेती की तुलना में इस देश की जो पूरी खनन की इकोनॉमी थी वह भी धराशायी होते होते खेती के विकास दर 3.7 पर आकर टिक गई है। इसको थोड़ी सरलता से समझना है तो इस रूप में समझ लीजिए कि जो खेती से जुड़ा रहा उसकी जो इकोनॉमी और घर जो चल रहा था वो जिस भी स्थिति में रहा हो, अगर उसका औसत निकालिएगा तो इस देश के भीतर का वही औसत इस दौर में इस अर्थव्यवस्था के पूरे खांचे के बीच आकर रख दिया गया है कि आपको ऐसे ही जीना है। सरकार की रईसी, शेयर बाजार की रईसी, कॉरपोरेट के भीतर की धमक, शेयर बाजार में 260 लाख करोड़ का जो नेटवर्थ है, वहां पर जो मार्केट कैप है उसमें अगर 20-25 लाख की कमी भी आ जाए, 20-25 लाख करोड़ की कमी भी आ जाए तो भी इस देश के माथे पर शिकन नहीं, पैसा बहुत है। लेकिन लोगों के साथ इस दौर में कैसा खिलवाड़ हुआ, इस तिमाही में सरकार ने यह भी बताया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 8.4% है। एक वक्त कंस्ट्रक्शन भारत में 40% तक गया है। इस देश का जो फाइनेंस और रियल एस्टेट है वो 5.8% है। ये एक वक्त तक 25% पार भी करता था। इस देश के भीतर में जो माइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जो बेसिक एस्पेक्ट में नौकरी दिए हुए है वहां स्थिति नाजुक है। और इसकी क्या सबसे बड़ी वजह महंगाई, बैंकों का ब्याज दर बढ़ना, मिडिल क्लास पर ईएमआई का बोझ बढ़ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भीतर का गैप बढ़ना, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाना, रिजर्व फॉरेक्स लगातार कम होते होते 560 बिलियन के नीचे आ चुका है। सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा है, निजीकरण नौकरी दे नहीं पा रहा है। निजीकरण दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नेटवर्थ को बढ़ाता है, लेकिन अडानी कांड ने उस पर भी सेंध लगा दी है। वहां से भी यह पैसा भारत के वैल्यूएशन के आधार पर कोई देने को तैयार नहीं है, जो झटका इस देश के भीतर देख लिया गया अडानी कांड के मद्देनजर। सबसे बड़ी बात इस दौर में जो निकल कर आई उसने इस इकोनॉमी के परकच्चे उड़ा दिए, ये कहते हुए कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के भीतर 2014 में तकरीबन 12,40,000 लोग परमानेंट नौकरी कर रहे थे। 3 बरस के बाद 2017 में यह घटकर 11,30,000 हुआ, यानी 1 लाख नौकरियां कम हो गई। और 2022 के मार्च तक आते आते यह 9,20,000 हो गया, यानी 3,20,000 इस दौर में कम हो गया। नौकरियां बढ़ी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इन पीएसयूज को बेचकर कमाल कर लिया हो या उन पीएसयूज को खरीदकर प्राइवेट सेक्टर ने नौकरियां दे दी हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस दौर का एक सच यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तादाद जरूर बढ़ गई। जो पीएसयू से जुड़े हुए 3,38,000 2017 में थे, उनमें लगभग 1.5 लाख का इजाफा जरूर हो गया। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की स्थिति में सरकार आ गई, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर काम कराने की स्थिति में सरकार आ गई। जो बैंक काम करते हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उसमें 2014 में काम करने वालों की तादाद तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख थी। आज की तारीख में यह 8 लाख, 8.25 लाख के बीच आकर रेंग रही है, यानी 3 लाख नौकरियां बैंकों में भी कम हो गई। जो इस देश के भीतर में वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कितना है, दोनों डाटा जो सरकार के अलग अलग तरीके से बतलाते हैं, उसमें 2-3 मैसेज पहली बार साफ तौर पर उभरते हैं। इस देश में रोजगार कम, पॉपुलेशन बढ़ रही है, विकास दर हिचकोले खा रहा है। यानी एक तरफ पहली परिभाषा रोजगार विहीन विकास है और दूसरी तरफ इस देश को संभाले हुए सत्ता का अपना जीवन, उसके द्वारा निर्धारित योजनाएं और इस देश के लोगों का जीवन और उन जिंदगी जीने के दौरान रोजगार की स्थिति, कोई तालमेल नहीं है इन तीनों परिस्थिति के बीच में। क्योंकि लगभग 46 करोड़ लोगों के पास 2014 में काम था,
2022 में वर्कफोर्स के तौर पर 52 करोड़ का आंकड़ा दिया गया और जानकारी दी गई 2030 तक लगभग 56 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन सरकार के अपना नीति आयोग हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या यहां का जो डाटा रखने वाला सरकार का जो एनएसएसए हो, इन तमाम चीजों को परखने के बाद कुछ चीज और निकल कर आई। समूचा डाटा देश भर में रखा गया और जानकारी जब निकल कर आई कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र शासित सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, अगर उसके दायरे में प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ को भी लेकर आया जाता है, वो कितनी बड़ी तादाद में बड़ा है, तो भी वो 2 करोड़ का नारा तो दूर की गोटी है। इस देश के भीतर का सच है कि कमोवेश सारे क्षेत्रों में सरकार ने जोर लगा दिया कि हर को जहां भी 10 कर्मचारी काम करता है, चाहे वो पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो, चाहे चाय की दुकान ही क्यों ना हो, चाहे कोई ढाबा हो, चाहे होटल हो, सबको आपको ईपीएफओ से जोड़ना है। और इस ड्राइव का असर यह हुआ, नौकरियां कितनी को मिली नहीं मिली, सरकार इस डाटा को छुपा ले गई। लेकिन ईपीएफओ का जो डाटा सरकार ने रखा, 2018 में 61,12,000, 2019 में 78,58,000, 2020 में 77,08,000 और 2021 में 93,39,000। इतने लोग बढ़े हैं हर बरस में। यानी इतनी बड़ी तादाद समूचे देश के भीतर, ये जानते समझते हुए कि हर बरस इस देश में हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी तादाद रिकॉर्ड स्तर पर है। आज की तारीख में ये 4 करोड़ बच्चे पार कर गए हैं और जो आंकड़े बतला रहे हैं उस समय 3 करोड़ 70 लाख बच्चे एवरेज जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन में। वह जब निकल कर आते हैं तो कितने लोगों के पास काम नहीं होगा, उसका भी आंकड़ा सरकार के दस्तावेजों में नजर आया कि तकरीबन 5.5 करोड़। हालांकि यह संख्या कम नजर आ रही है, क्योंकि हर बरस अगर 4 करोड़ लोग निकल रहे हैं और काम 1 करोड़ को भी दे पाने की स्थिति में, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, किसी भी रूप में हो, है ही नहीं स्थिति। और तो और जो ईपीएफओ से जुड़ी तादाद है वो पुराने लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, तब भी 1 करोड़ नहीं पहुंच पाते हैं। स्थितियां कितनी नाजुक होगी, यह सिर्फ कल्पना कीजिए। और इस कल्पना करते समय अब यहां पर कमाई और महंगाई और उसके साथ 5 किलो अनाज के आज सच को भी समझिए, क्योंकि इस देश का एक सच यह भी है, जिस दिन इस देश के भीतर में 5 किलो अनाज बंद हो गया, किसान सम्मान निधि बंद हो गया, इस देश में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि इस देश के भीतर का सच भूख से कैसे जुड़ा है और जिंदगी जीने के लिए उसके पास कुछ बच नहीं पा रहा है, इस परिस्थिति को लेकर सरकार चुप्पी नहीं थामती है, बल्कि वो फंसा देती है, कभी अडानी कांड में, कभी शेयर बाजार में, कभी सिसोदिया की गिरफ्तारी में, कभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कभी त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव प्रचार के वक्त, कभी खड़गे की छतरी में, वो फंसा देती है उसमें। और हम आप खुश हो जाते हैं क्योंकि इस देश के भीतर सुबह से रात तक चलने वाला मीडिया उन्हीं बातों को बतलाता है, बाकी सच दिखाने से वह भी कतराता है, क्योंकि उसकी अपनी बिजनेस मॉडल भी उसी इकोनॉमी से जुड़ा है जिस इकोनॉमी की रईसी में इस देश के प्रधानमंत्री की रईसी हो या शेयर बाजार में 20 लाख 25 लाख करोड़ का कोई असर ना पड़ता हो, उसी इकोनॉमी से वह भी जुड़ा है। तो इन परिस्थिति में अगला सच जो खुदरा महंगाई का हम आपको पहले बतलाते हैं, क्योंकि तुरंत जिक्र हुआ है सिलेंडर का कि वहां पर 50 रुपए घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिए गए, कॉमर्शियल 350 रुपए बढ़ा दिए गए। 2014 में जब जीत कर आए थे और 2019 तक जब रहे और 2019 से 2022 तक, इन दो परिस्थिति को समझिए। एलपीजी में जो इजाफा हुआ, जो सिलेंडर है उसमें 30% 2014 से 2019 तक और 19 के बाद से 45% का इजाफा हो चला है। जो चाय पीते हैं उसमें भी उस वक्त 18% पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 29%। पहले टर्म में मस्टर्ड ऑयल, तेल, सरसों का तेल 23% पहले, 33% दूसरे हिस्से में, यानी 19 के बाद। दूध 23% पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में 25%।
ट्रांसपोर्ट पे सफर करना पहले हिस्से में कम महंगा हुआ था, सिर्फ 1%, दूसरे हिस्से में ये 24 से 25% महंगा हो गया। जो कपड़े, जूते, चप्पल खरीदते हैं वह भी पहले टर्म में कम महंगा हुआ था, 1-2% हुआ था, लेकिन दूसरे टर्म में ये 14-15% पहुंच गया। अब यहां पर दूसरा एक और सवाल आता है कि इस देश के भीतर में, याद कीजिए जब कोविड काल से पहले प्रवासी मजदूर देश में काम कर रहे थे, कोविड काल में सब घर लौटे और कोविड काल के बाद की इकोनॉमी को संभाले हुए मौजूदा सत्ता के पास अगर कोई भी तालमेल दे पाने की परिस्थिति रोजगार को लेकर नहीं है, विकास दर का कोई खांचा इस देश की उस इकोनॉमी से नहीं जुड़ रहा है जहां उत्पादन बढ़ जाए, कामकाज लोगों को मिल जाए, भारत एक्सपोर्ट करने लगे, जी नहीं, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। उसके उलट की परिस्थिति यह है, हम कुछ आंकड़े बतलाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। हमारी पूरी टीम ने इस पे अलग अलग राज्यों की जो मशक्कत की कि जो प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में लौटे, 12 करोड़ से ज्यादा देश के भीतर प्रवासी मजदूर, लेकिन जो राज्यों की कुछ तस्वीर निकल कर आती है उसमें उत्तर प्रदेश के 40,20,000 प्रवासी मजदूर के पास कोई काम नहीं, वो वापस लौट नहीं पाए। बिहार में लगभग 36,16,000 प्रवासी मजदूर, कोई काम नहीं, लौट नहीं पाए, दोबारा काम मिल जाए। राजस्थान में 18,44,000, उड़ीसा में 5,03,000, मध्य प्रदेश में 18,22,000, झारखंड में 4 लाख। ऐसी स्थिति कमोवेश हर राज्य के भीतर है और इन सब की हिस्सेदारी उस असंगठित क्षेत्र में है जिसको लेकर अलग अलग बहस चलती है। इतना नहीं, इतना है, लेकिन 90% के ऊपर है सब कुछ। हालांकि नीति आयोग कहता है आप बहुत ज्यादा बतलाते हैं, 85% ही है असंगठित क्षेत्र में। इकोनॉमिक सर्वे सरकार का कहता है जी नहीं, 93% है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो कहता है 90% है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इस देश के भीतर में जो 42 से 48 करोड़ के भीतर जो वर्क फोर्स है, जो काम के हिस्से से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है, हम यहां पर उन 15 करोड़ का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिन्होंने काम की आस और उम्मीद ही छोड़ डाली। उसके भीतर दिहाड़ी मजदूरों की तादाद इस देश के भीतर में जो 42 से 48 करोड़ के बीच है, तकरीबन 15 से 18 करोड़ है। दिहाड़ी मजदूर जिसकी सबसे ज्यादा आत्महत्या की खबर पहली बार एनसीआरबी के डाटा में निकल कर आई, जो डराने वाली थी। लेकिन इस डर के साथ आप मत जिए। आप यह सोचिए कि कितने बिलियनियर्स इस देश को छोड़कर चले गए और इतने बड़ी तादाद में इस देश में मिलीनियर और बिलियनियर हैं, तो फिर डर और खौफ किस बात का? शेयर बाजार में इतना डूब जाता है तो डर और खौफ किस बात का? कोई असर तो पड़ता नहीं है। यह वैल्यूएशन का खेल है। तो यह देश क्या एक बुलबुले के समान लगातार इकोनॉमी में फल फूल रहा है और वही दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा और भयावह है। दिहाड़ी मजदूर अगर 15 से 18 करोड़ है, तो जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो हो सकता है बस्तर से आई हो सकता है पलामू डाल्टनगंज से आई हो सकता है वो इस दौर में हर राज्य के भीतर के जो सबसे पिछड़े इलाके हैं वहां से निकल कर आई हो। उनकी तादाद भी इस देश के भीतर में जो डाटा है वह 1.5 करोड़ से ज्यादा का है। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं घरों में काम करती हैं। जो शहरों में रोजगार के लिए पति पत्नी जाते हैं, उस घर को संभालने के लिए जो काम करती हैं, उनकी तादाद भी देश के भीतर में, या फिर घरेलू काम जो करती हैं, उनकी तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर दुनिया भर के भीतर दिहाड़ी और घरेलू तौर पे काम करने वाले, यानी इसमें सामाजिक सुरक्षा तो है ही नहीं। सामाजिक सुरक्षा तो ओवरऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, जहां हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। यानी एक बड़ी आबादी को हमने शिक्षा और हेल्थ से बाहर कर रखा है, घर से बाहर कर रखा है, और उनकी जिंदगी जो मिल जाए उस पर चलती है। और धीरे धीरे वही पीढ़ियां भारत में एक बड़े कैनवास में लेती चली जा रही है। और उनके लिए हमने व्यवस्था की 5 किलो अनाज की, जिससे इस देश में विस्फोटक स्थिति ना खड़ी हो जाए। और 5 किलो अनाज जिनके हाथ में जाता है उसमें उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ लोग हैं।
बंगाल के तकरीबन 7 करोड़ लोग हैं, बिहार के लगभग 6 करोड़ लोग हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 6 करोड़ लोग हैं, कर्नाटक के तकरीबन 5.5 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र के भीतर 6.5 करोड़ लोग हैं, राजस्थान के भीतर लगभग 5.5 करोड़ लोग हैं, तमिलनाडु के भीतर लगभग 5 करोड़ लोग हैं। यह देश के अलग अलग परिस्थितियों का एक ऐसा सच है कि 5 किलो अनाज जो साल भर अगर आप 80 करोड़ लोगों को देते हैं तो वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का बनता है। और उसके साथ जब किसान सम्मान निधि का बजट जोड़िएगा, जो शुरुआत में 75,000 करोड़ का था, अब घटते घटते इस बजट में 60,000 करोड़ का आ गया, तो ध्यान दीजिए 2,60,000 करोड़ की रकम इस देश को विस्फोटक परिस्थिति से छुपाए हुए है, क्योंकि अब मुफ्त अनाज देते हैं। और जिस दिन उनका मुफ्त अनाज बंद हो गया, उस स्थिति में कौन सी स्थिति इस देश के भीतर में आएगी, क्योंकि धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आए ही नहीं, जिंदगी जीने के तौर तरीके भी इतने न्यूनतम हो चले हैं कि वहां पर 5 किलो मुफ्त अनाज पूरे परिवार में एक व्यक्ति को मिलता है तो 5 व्यक्तियों के परिवार को 35 किलो अनाज मिल जाता है। और इसी परिस्थिति में भारत के भीतर की खेती फल फूल रही है, और वही एफसीआई के गोडाउन में जाती है और वहां से निकलती है और लोगों के बीच बसती है। यानी इकोनॉमी का एक ऐसा खेल, जिस खेल से 5 गुना ज्यादा किसी एक कॉरपोरेट का पैसा वैल्यूएशन के तौर पर 12 लाख करोड़ डूब गया, लेकिन असर होता है इस देश के भीतर में कि देखिए 2.5 लाख करोड़ में हमने 80 करोड़ लोगों को संभाल रखा है। क्योंकि इन 80 करोड़ के भीतर वह भी 9 करोड़ लोग आ जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं। तो इस देश के भीतर का जो सच जिस रूप में आप परखना चाहते हैं, उसमें आखिरी सच सबसे बड़ा यही है कि इस देश की इकोनॉमी और इस देश की इकोनॉमी को लेकर बनाया जाने वाला बजट सिर्फ सब्सिडी, लोक लुभावन योजना और 5 किलो अनाज और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर आकर टिक गया है। मिडिल क्लास को टैक्स के जरिए चीजों की भरपाई करनी है, और वो टैक्स का रोटेशन जब जीएसटी के जरिए निकल कर आएगा, तो आज ही सरकार ने जानकारी दी कि पिछले महीने की तुलना में इस बार जीएसटी ज्यादा कलेक्शन किया गया। तो जीएसटी का मतलब हर उस सामान को जो आप खरीदते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। सरकार के पास कोई दूसरी इकोनॉमी नहीं है, और सरकार की रईसी भी उसी इकोनॉमी से चलती है। इस देश के भीतर शेयर बाजार और जो कॉरपोरेट के हिस्से में नेटवर्थ बढ़ रहा है, वो इस देश की ही संपत्ति है, वो उनकी संपत्ति नहीं है। जो प्रधानमंत्री की रईसी हो, या सुप्रीम कोर्ट का बजट हो, या इलेक्शन कमीशन का बजट हो, या इस देश में सीबीआई का बजट हो, या ईडी के दफ्तर के भीतर हर कर्मचारी को मिलने वाला जो पैसा, वो इस देश का पैसा है। उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और इकोनॉमी का एक ऐसा खांचा शुरू करते हैं जिसमें सरकार जब कहती है कि 5 किलो अनाज आपको दे रहे हैं, तो आप खुशी से तालियां बजाते हैं, ये जानते समझते हुए कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री को 9,000 करोड़ के विमान पर चढ़ने की जरूरत है, तो इस देश के लोगों के पास कम से कम साइकिल तो होनी ही चाहिए। ये उनके हक की बात है, और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है। और संविधान अपने आप में इस बात को कहता है कि उसके लिए हर नागरिक बराबर है, उसका अधिकार बराबर है। समानता का पाठ संविधान पढ़ाता है। असमानता की स्थितियां राजनीति पैदा करती है, और हम और आप राजनीति में फंस कर रह जाते हैं, और देश के उस सच से आंख मूंद लेते हैं और इंतजार करते हैं किस दिन राजा कहेगा ब्रेड नहीं मिल रहा है, केक खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।